खत्म हो जाएगा। तो सर आप कैसे देखते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और जो इस वक्त मीडिया के अंदर हमें नजर आ रही हैं? जी इरफान, ये स्टेट बैंक का बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर एक को लगा हुआ है जनाब के स्टेट बैंक को बेच दिया, स्टेट बैंक को पता नहीं क्या कर दिया, स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान से निकल के तो अमेरिका चला गया और आई डोंट नो स्टेट विद इन द स्टेट बन गई और हर एक लगा हुआ है अपनी अपनी बीन बजा रहा है। मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जिसने स्टेट बैंक से पूछा हो कि भाई तुम बताओ कि ये क्या है। एक आज आर्टिकल छपा है जो कि मैं बड़ा खुश हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने अपना काम किया है और वो रिसर्च है एक अली खिजर साहब जिन्होंने रिसर्च करके बाकायदा पूरा इस सारे इशू को डिस्कस किया है। और उसका क्रक्स मैं आपको बताता हूँ तो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो ये आपके सारे यूट्यूबर्स और पता नहीं कौन कौन ऐसे ऐसे लोग जिनको के दफ्तरों से निकाल दिया गया था, वो बैठ के जनाब एक्सपर्ट बने हुए कि जी ये हो गया, वो हो गया, बिक गया, लुट गए, मारे गए। ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट बैंक की जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको बताता हूँ। ये इशू जो है स्टेट बैंक की जो 2015 से इसमें वर्किंग हो रही थी स्टेट बैंक के अंदर 2015 से, और 95 दुनिया भर के स्टेट बैंक जो थे उनके बारे में स्टडी की गई कि वो उनका सिस्टम कैसे चलता है और वहाँ क्या रूल्स है और किस तरह उनको ऑपरेट किया जाता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, स्टेट बैंक का क्या रोल होता है। और वो सब देख के ये सारा फिर एक ड्राफ्ट बनाया गया। फिर वो ड्राफ्ट 2020 में एक आईएमएफ को भेजा गया कि जी आप सजेशन इसमें दें या जो आपको अगर ऑब्जेक्शन हो या जो भी। उन्होंने कुछ सजेशन दिए, कुछ उसमें माने गए, कुछ नहीं माने गए, और फिर वो गवर्नमेंट को भेजा गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 2020 के अप्रैल में। और उसके बाद डजन्स यानी दर्जनों और उसमें चेंजेस आए, ड्राफ्ट बने, ऊपर नीचे होते होते फाइनली ये कैबिनेट ने अभी इसको पास किया। और अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है जो जिसकी मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये स्टेट बैंक के लोगों से, स्टेक होल्डर जो हैं उनसे, उन सब से बात करके ये उनका ऑफिशियल वर्जन है। नाम किसी का नहीं है उसमें, लेकिन ये ऑफिशियल वर्जन दिया गया है कि ये सब कहानियाँ जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे उस पर, ये सब बेकार की बातें हैं। मेन बात पे आते हैं। इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं ये दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि स्टेट बैंक को ज़्यादा ताकत दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, और एक क्लियर मैंडेट दिया जाए कि ये आपका काम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जिस तरीके से स्टेट बैंक को मिस यूज किया था सागदार के ज़माने में और उससे पहले, ये उसको रोकने के लिए है। एक्सचेंज रेट पॉलिटिकली लिखा यह गया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मॉनेटरी एंड एक्सचेंज पॉलिसीज बनाई गई। पॉलिटिकली, ये सियासी तौर पे स्टेट बैंक की पॉलिसीज, रुपए को इतना रखना है, नहीं रखना, नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, कोई उसके पाकिस्तान की मईशत के साथ ताल्लुक नहीं था। अपना सियासी इंटरेस्ट जो था उसको बचाना था, और ये स्टेट बैंक को मैनिपुलेट किया गया सारा। उसको बचाने के लिए ये उनको पावर दी जा रही है कि अब स्टेट बैंक को आप नहीं कर सकते इस तरह का काम। जो 2008 और 2018 के इलेक्शन से पहले जो गड़बड़ें हुई हैं वो सारी यही बताती हैं कि जी ये पॉलिटिकल सारी इंटरफेरेंस होती थी। और सबसे बड़ा टास्क अब इस सारी रिफॉर्म का जो है वो दिया जा रहा है स्टेट बैंक को, प्राइस को स्टेबल करना, प्राइस स्टेबिलिटी, कि ये चीज़ों की और कीमतों की ये प्राइस को स्टेबल करे, और ये मेन टारगेट है। और इसके अलावा जो कहा कि जी बिल्कुल ये आईएमएफ कंट्रोल करेगी और ये करेगी वो करेगी, ये सब फजूल की बातें करी जा रही हैं। लिखा ही गया, बताया ही गया है कि स्टेट बैंक का एक गवर्नर होगा जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगा, ठीक है।
4 डिप्टी गवर्नर होंगे जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगी। इन चारों डिप्टी गवर्नर और गवर्नर की इक्वल पावर्स होंगी, इक्वल वोट होगा हर एक का, और ये सब फैसले मिलकर करेंगे। और इन सब के ऊपर पार्लियामेंट की ओवरसाइट होगी कि पार्लियामेंट देखेगी कि ये आपने ठीक किया है, गलत किया है। आपने जो लॉ बनेगा पार्लियामेंट में जाहिर जाएगा, ऑर्डिनेंस अगर आएगा तो वो भी पार्लियामेंट में जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो पार्लियामेंट के पास ये सारी पावर जाएंगी। अब पार्लियामेंट अगर आपकी जो है वो बेचारी लंगड़ी लूली है, किसी को जुकाम हो गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो इससे पार्लियामेंट अपना काम करे, ओवरसाइट रहेगी और हर जैसे हर मुल्क में रहती है वो रहेगी। और ये स्टेट बैंक कोई आज़ाद मुमलिकत नहीं बन जाएगा, ये गवर्नमेंट के अंदर ही रह के काम करेगा। शाहीन साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि दूसरा वर्जन क्यों नहीं आता। आप स्टेट बैंक से पूछ लें, आप लोगों से पूछ लें, और ये जो खबर मीडिया के अंदर सर्कुलेट की गई, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? क्योंकि खबर कहीं ना कहीं से तो निकली है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्लांट की गई है, जिसके बाद जंगल की आग की तरह ये फैलाई जा रही है कि स्टेट बैंक की जो पोजीशन है शायद वो नहीं रही, और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के इख्तियार से, हुकूमत के इख्तियार से ये निकल गई है। ये यूट्यूब पर भी लोग कह रहे हैं, वीलॉग्स के अंदर भी कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले हवाला दिया। लेकिन सर, ये खबर निकली कहाँ से है? जी इरफान, ये जैसा मैंने पहले कहा था कि ये लोग कोई पढ़ते पढ़ते नहीं है, ना कोई कोशिश करता है कि जी दूसरा वर्जन भी ले लें या गवर्नमेंट से ले लें या ऑन द रिकॉर्ड ले लें या ऑफ द रिकॉर्ड ले लें। अब एक साहब ने कोशिश की है और बड़ी अच्छी कोशिश की है, और ये क्यों चल रहा है इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना है, जो जिन्होंने ये लिखा है अब बड़ी रिसर्च करके और बातें करके, कि ये जो कुछ चल रहा है ये कई दर्जन ड्राफ्ट बने थे, जिसमें से एक ड्राफ्ट जो के बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें से चंद नुक्ते हैं जो निकाल के ये सारा दुनिया में शोर शराबा मचाया हुआ है, सोशल मीडिया पे और टीवी पे और हर जगह। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये एक ड्राफ्ट, दर्जनों में से एक ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें से कुछ चीज़ें किसी के हाथ लग गई, उन्होंने छोड़ दिया, और एक दूसरे की देखा देखी वो सब एक से बढ़ के दूसरा और दूसरे से बढ़ के तीसरा उस पर छलांगे लगा रहे हैं, और कोई सुनता नहीं है, ना देखता है कि ये असल हालात क्या है, असल वाक़या क्या है। ये सारा का सारा जो हो रहा है, अगर ये हो गया तो एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम ये होगा कि ये पॉलिटिकल सियासी हुकूमतें या पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस जो होती है ना, कि अपना दाखलत करना कि जी इसको इतना फाइनेंस दे दो, स्कीम्स बना दो, ये कर दो, पैसे दे दो, फलाना कर दो, अपने मर्जी के ये चला दिए। डार साहब ने 2 साल तक स्टेट बैंक के ऊपर अंगूठा रख के बैठे रहे, कुछ नहीं करने दिया। ये सब ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा लेट्स से कि अगर ये सब होता है, इसमें टाइम लगेगा, ज़ाहिर है, ये इकोनॉमिक मसले है, ये सारी दुनिया से आपने डील करना है, पूरी इकॉनमी को डील करना है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टेट बैंक कोई छोटा इदारा नहीं है। फर्ज कीजिए कि कामयाब होता है, नहीं होता, तो आपके पास अल्टरनेट मौजूद है। आप पार्लियामेंट में ले जाके जो मर्जी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं पार्लियामेंट करे, ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दे या वैसे कर दे, या आपकी हुकूमत, इनकी हुकूमत है तो ये कर सकती है, कोई और आ गई तो वो कर सकती है। कमेटी बैठेगी, पार्लियामेंट अपना रोल पार्लियामेंट प्ले करे। तो स्टेट बैंक तो दुनिया में हर जगह होता है और हर जगह वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि वो मुल्क से एक अंदर स्टेट बना के बैठ जाए। तो यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। और ये सब कहानी है, लेकिन ये जब ये हो जाएगा सारा कुछ और इससे बेहतरी आना शुरू होगी तो लोगों को नजर आएगा कि क्या हो रहा है। शाहीन साहब, किस्सा निफ सदी का है, और ये पहला मौका नहीं है कि जब तारीख में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो और आप मौजूद ना हो और आपने उसे विटनेस ना किया हो। तो हमें बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इससे पहले भी एक तरमीम की गई थी, और क्या सवालात आपने किए और किस किस्म की कन्फ्रंटेशन का सामना आपको करना पड़ा? जी सर। जी इरफान, हम आज स्टेट बैंक के बारे में बहुत सारी बातें करी है। आपको मैं स्टेट बैंक की ही मेमोरी आपको सुनाता हूँ, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और फैक्ट भी है। ये 1991 के शुरू की बात है, बल्कि 1990 के आखिर की बात है, कि जाम सादिक अली वॉज द
सिंध चीफ मिनिस्टर, जब बेनज़ीर की हुकूमत को हटाया गया था तो उनको चीफ मिनिस्टर लगाया गया था। ही वॉज ए वेरी सख्त आदमी, डंडा लेके वो जरदारी पे और सब पे चढ़ाई उन्होंने कर दी थी और पकड़ धकड़ और मार तोड़। तो वो उनको वहाँ पर सिंध में चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और वो इस्लामाबाद आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी देखें मैं सिंध में आके क्या ज़बरदस्त मैंने पीस और अमन लाया, सारे चोरों को पकड़ लिया है, जरदारी को जेल में डाल दिया है और ये किया है वो किया। तो वहाँ पे 2-4 जर्नलिस्ट थे जिसमें मैं भी था, हमने उनको कन्फ्रंट किया कि आपने क्या किया, हमें दिखाएं, आप तो अपनी क्लेम करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा आप आ जाएं डेलीगेशन लेके, आप पूरे सिंध का दौरा करें और देखें खुद जाके, जिससे मिलना है मिलें, जिससे सवाल करना है करें। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और थोड़े दिन के बाद हम चले गए वहाँ पे। तो जनाब वहाँ पे जब हम गए तो उनसे मीटिंग हुई और रात को उन्होंने खाने पे बुलाया। तो अब आता है स्टेट बैंक का बीच में। हम वहाँ खाने पे बैठे हुए थे तो एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था जो कि चुपचाप और बात नहीं कर रहा था। हम लोग 4-5 जर्नलिस्ट जो है बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो वो चुप। तो वो फिर जाम सादिक ने कहा क्यों भाई यूनुस क्या हो रहा है? तो ही वॉज द फेमस यूनुस हबीब ऑफ मेहरान बैंक। वो चुप करके बैठा हुआ था उनके घर पे। तो उसने कहा जी साईं वो मेरा अभी तक काम नहीं हुआ और वो स्टेट बैंक वाले जो है ना वो नहीं कर रहे और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा। उसने अपने पीए को जो इम्तियाज़ साहब जो हैं, इम्तियाज़ शेख नाम है उनका, आजकल सिंध के वो बड़े लीडर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उन वक्त उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, बाहर बैठे थे। उनसे कहा गवर्नर को मिलाओ। हनफी साहब गवर्नर थे स्टेट बैंक के। रात के कुछ 10:30-11 बजे थे। तो हनफी साहब को मिलाओ। तो वो मिलाते रहे 5-10 मिनट उन्होंने ट्राई किया। फिर उन्होंने कहा जैसा ही वो तो इस वक्त मेरा ख्याल है शायद सो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा उनके डिप्टी को मिलाओ। तो वो डिप्टी साहब को उन्होंने फ़ोन पे, वो आ गए डिप्टी साहब। उनसे कहा देखो हम सब बैठे हैं हमारे सामने। जाम सादिक अली ने कहा वो गवर्नर साहब से कहो कि ये यूनुस हबीब यहाँ बैठा है, इसका काम होना चाहिए। ही वांटेड अ लाइसेंस चाहिए था उनको मेहरान बैंक शुरू करने के लिए सिंध में, और वो स्टेट बैंक दे नहीं रहा था या दिया नहीं था उस वक्त तक। तो जाम सादिक अली ने कहा उनसे कहो कि ये कल मिल जाना चाहिए उनको लाइसेंस, वरना उनको पता है ना कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कौन सी जगह जॉब करते हैं और कौन सी गाड़ी में जाते हैं, ये सब हमें पता है। मतलब इट वॉज डायरेक्ट थ्रेट कि जी तुम्हारे बच्चों को कुछ हो जाएगा। और वो उन्होंने उनको कहा कि उनको सुबह बता देना, गवर्नर साहब को, डिप्टी साहब से कहा, और बंद कर दिया फ़ोन। हम लोग बड़े हैरान कि जी ये तो बढ़ती दबंग आदमी है, क्या बात कर रहा है ये कि हम बच्चों को अगवा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। खैर हम लोग दौरा करने आए थे तो सुबह को हमारी स्टेट बैंक में ही एक विजिट था कि जी आप जाके मिलें और देखें जाके क्या हो रहा है। तो हम चले गए स्टेट बैंक और वहाँ पे इत्तेफाक से मुझे नज़र आया वो जो डिप्टी गवर्नर का ऑफिस था। तो वो हमने कहा यार रुक जाओ ज़रा इनसे पूछते हैं। वहाँ उनके दफ्तर में हम नॉक करके चले गए और उनसे कहा, वो बैठे थे कुछ 8-10 आदमियों के साथ। तो कहने लगे जनाब, हमने कहा हम गवर्नर जाम सादिक अली साहब ने हमें बुलाया है, डेलीगेशन है हमारा जर्नलिस्टों का, और हम यहाँ विजिट करने आए, आपसे 1-2 सवाल हैं अगर आप। कहने लगे हाँ बताएं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये रात को सुना है कि आपको गवर्नर साहब ने बड़ी तड़ी लगाई है, थ्रेट लगाई। तो वो कहने लगे जी क्या आप कह रहे हैं, आपको कैसे पता, क्या हुआ ये? और उन सब लोगों को उन्होंने कहा निकलो बाहर यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। और हम सब रह गए, हमसे कहा बताएं जी। ने कहा जी आपके साथ जो रात को जाम सादिक अली की फ़ोन पे बात हुई थी तो क्या हुआ था उसमें? नहीं देखिए ये तो बड़ा वो अंदर की बात है और ये आपको कैसे पता? हमने कहा जी हम वहीं बैठे थे जाम सादिक अली के साथ जब आपको उन्होंने कहा। वो कहा जी मुझे माफ़ कर दें, अब जाम सादिक अली साहब तो बड़े साईं हैं और ये है वो है। और मैंने कहा जी फिर आपने गवर्नर साहब से कह दिया कि जी आपको आपके बच्चे इधर उधर जाते हैं? कहा जी नहीं वो तो ऐसी बातें होती रहती हैं ना, छोड़े ना जी, ये करे वो बड़े मिन्नतें करके उन्होंने कहा कि जी अच्छा बस मेरी जान छोड़ दे। गवर्नर साहब से पूछा।
चलो हम फिर और अपना काम हम करते रहे थोड़े। लो जी, एक हफ्ते के बाद खबर आई कि जी गवर्नर हनफी साहब का बेटा अगवा हो गया। ये सारा रिकॉर्ड पे है। और इसमें मैं आपको वो जो विकिपीडिया पे गवर्नर हनफी का जो प्रोफाइल है उसमें वो मेरी दी हुई खबर और उसका वो एक पूरा क्लिप भी है, वो अगर आप दिखा सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। वो उसमें उनके बेटे अगवा हो गए, 34 डेज ही वॉज हॉस्टेज, पता ही नहीं था उनका कहाँ गए। और इस दौरान में जब वो लाइसेंस मेहरान बैंक का मिल गया, यूनुस हबीब साहब खुश हो गए, तो वो उनके बेटे वापस आए। हनफी साहब ने मेरे ख्याल 2-4 हफ्ते या 6 महीने बाद ही वो कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो वो मैं आपको बता रहा था कि वो हनफी साहब के बेटे 34 डेज के लिए अगवा हो गए और यूनुस हबीब साहब को मेहरान बैंक का लाइसेंस मिल गया और उसके कुछ दिन बाद ही हनफी साहब ने रिज़ाइन करके वो चले गए और वो अपने घर चले गए। एंड देन ही डाइड इन 2015। और वो बड़े ऑनेस्ट और अपराइट आदमी थे और उन्होंने कोई गवर्नमेंट की ना किसी की बात नहीं मानी, इंडिपेंडेंट रखा था उन्होंने स्टेट बैंक को। मगर जनाब जिस तरह ये स्टेट बैंक यूज़ होता रहा है उसकी कहानी कुछ मैंने आपको सुनाई है और कुछ अभी हमने स्टेट बैंक का जो इशू डिस्कस किया उसमें भी बताइए। प्रोग्राम आखिरी शो।